भी देख चुके हैं कल हो क्या रहा था। लेकिन पहले आपकी आपकी बात। देखिए राजीव जी, बहुत साफ सी बात है कि ये जो एक सर्वे करने वाला प्रोफेशनल जाता है किसी व्यक्ति के पास एक क्वेश्चनार लेकर, और फिर वो डेटा कलेक्ट करता है और डेटा की एनालिसिस होती है। ये सब काम हमने टीवी चैनलों पर रहते हुए काफी किया है। यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं राजीव जी, इनके पास 40-50 साल का डेटा है, इनके दिमाग में है। और जो सोशल डायनेमिक्स है वो राजनीति को तय करती है। मैं एक छोटी सी बात कहूं, जो प्रेमचंद जी प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या हो सकता है, खासकर जम्मू इलाके में। देखिए, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस वहां पे है, दोनों जगह पे, कश्मीर में भी जम्मू में भी। कश्मीर में वो अलायंस काम कर रहा है, काम करता हुआ दिख रहा है। जो सीटें आई उसके हिसाब से दिखता है। तो वो अलायंस जम्मू में क्यों नहीं काम करेगा? इसका कोई स्पष्ट पॉलिटिकल लॉजिक नहीं है। अब अगर वो जम्मू में भी काम करेगा वो अलायंस, तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का मतदाता जाएगा कांग्रेस के मतदाताओं में, जहां पे कांग्रेस के कैंडिडेट के पास, जहां पे एनसी का कैंडिडेट नहीं है। और इसी का उल्टा ये होगा कि कांग्रेस का मतदाता जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को वोट देगा या दिया होगा। ये बहुत स्पष्ट मैथमेटिक्स है जो चलता है। जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सिनर्जी ग्राउंड लेवल पर दिखाई दी। रिजल्ट आपके सामने है। महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस की दिखाई दी, आपके सामने रिजल्ट है एनसीपी की। लेकिन दिल्ली में वो सिनर्जी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में नहीं दिखाई दी, वर्कर्स में। वो भी रिजल्ट हमारे सामने है। तो जम्मू में जो होने जा रहा है उसका एक इंडिकेशन ये है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का मतदाता आपस में एक दूसरे पे गया है, तो मेरा अनुमान है कि बीजेपी को जम्मू में 15 से 16 सीटें आएंगी। तो जो प्रेम कुमार जी कह रहे हैं, वो फिर तो हरियाणा में काफी कम हो जाएंगी, प्रेम कुमार जी। जी। कांग्रेस को फिर तो हरियाणा में 75 सीटों से ज्यादा आएंगी फिर। फिर तो वैली में खाता खुलना नहीं है बीजेपी का। जी। और एक बात, मैं प्रेम कुमार जी की बात से सहमत हूँ। सीटें कितनी आएंगी, वोट कितने मिलेंगे, एक अलग बात है। वो तो एक मतदाता ने क्या किया। लेकिन जो आप कहे थे, मैं बात करता हूँ, जी। जो बात करके चीजें समझ में आई हैं। देखिए, इंजीनियर राशिद का बहुत ज्यादा शोर था जब वो दिल्ली से लड़ रहे थे, जेल में थे। दिल्ली से मतलब कि केंद्र सरकार से। और वो जेल में थे, उनके ऊपर आतंकवाद की फंडिंग के आरोप थे। जेल से उन्होंने चुनाव लड़ा और उन्होंने फारूक अब्दुल्ला, वो सॉरी उमर अब्दुल्ला और सज्जाद लोन दोनों को हराया, और जबरदस्त वोटों से हराया। वो उनका ग्लैमर था। और जेल में रहकर जिसने भी चुनाव लड़ा है उसको ये मिला है, ये हम देख रहे हैं जॉर्ज फर्नांडिस के जमाने से, कि उसको समर्थन, सिंपैथी उसको मिलता है। लेकिन जब वो जेल से बाहर आए जमानत में, इलेक्शन के ठीक पहले, तो जो विश्वास उनके ऊपर था कि दिल्ली से लड़ रहे हैं, वो तुरंत इमीडिएटली शक में बदल गया। तो अब वो जो शक में बदला है उसका नतीजा हम देखेंगे 8 तारीख को, जब वहां की गिनती होगी। और ये बात एक तो आखिरी ऐसे भी बात। ऐसे भी ये बात खुलकर आप याद कीजिए, हमारे ही इंटरव्यू में, अपने इंटरव्यू में उन्हीं के कैंडिडेट, उनकी पार्टी के कैंडिडेट ने ये खुल के कह दिया था कि जीत के आए तो हम बीजेपी को समर्थन देंगे।
तो ये बात तो वहाँ के लोग समझ रहे हैं। केवल इंजीनियर राशिद नहीं, सज्जाद लोन की पार्टी के लोग, अपनी पार्टी के लोग जो भी थे, वो सब यही कह रहे हैं। हम लोग कई कैंडिडेट से मिले जो कह रहे हैं कि हम अगर जीत के आएंगे तो बीजेपी की सरकार बनने के समर्थन करेंगे। और कल मैंने कहा था कि बहुत संभावना है कि वहां पे जो गुपकर अलायंस है वो रिवाइव हो जाए। इंडिया गठबंधन, अगर इंडिया गठबंधन कह इंडिया सकते हैं। इंडिया गठबंधन से पहले गुपकर अलायंस था जी, जिसमें कि वामपंथी भी थे, जिसमें कि कांग्रेस भी थी, जिसमें पीडीपी भी था और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी था। तो सातों दल थे। जी जी। दूसरी एक आखिरी बात मोहन भागवत की। देखिए, मोहन भागवत फिर संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं। वो संविधान की अवहेलना कर रहे हैं खुलेआम, और इससे उनको बाज आना चाहिए, क्योंकि संविधान के मुद्दे पर चुनाव हुआ है। संविधान में हिंदू राष्ट्र शब्द नहीं है, संविधान सेकुलर है, पहली बात। दूसरी बात, किसको एक होना है अपनी सुरक्षा के लिए? हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी, लाइफ और लाइवलीहुड की गारंटी भारत का संविधान देता है। ये स्टेट की जिम्मेदारी है मेरी रक्षा करने की, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो कोई ईसाई हो, बौद्ध हो, सिख हो, कोई हो। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी संविधान ने उसके ऊपर आयत की है। मोहन भागवत नहीं तय करेंगे, ये भारत के संविधान ने तय किया हुआ कि भारत का हर नागरिक सुरक्षित है। और अगर सुरक्षा की उस पर आंच आती है तो यहाँ की फौज, वहाँ की पुलिस, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी, यहाँ की संसद, यहाँ की न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति की रक्षा करे। वो नहीं करती तो अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। लेकिन ये मोहन भागवत का अपना कोई संविधान नहीं है यहाँ पे इस देश में। ये भारत का संविधान है जिसको संविधान सभा ने पास किया है, और जिसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग। क्या मोहन भागवत उस हम भारत के लोगों में से कोई बाहर के हैं? अच्छा, दूसरी बात कह रहे हैं कि एकता हो, भाषाई एकता हो, जातिगत एकता हो। जाति किसने बनाई है? जाति जिसने बनाई है वो खत्म करेगा ना जाति। और भाषा पे कौन हिंदी थोपता है? कर्नाटक में हिंदी कौन थोपता है? तमिलनाडु में हिंदी कौन थोपता है? महाराष्ट्र में मराठी की जगह। जो हिंदी थोपता है गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में, उसको भाषाई एकता के लिए काम करना है। भारत के संविधान में सभी भाषाएं बराबर हैं।